एपिसोड 111। आरव घर पागल खाना। वही ये सुनकर निधि हैरानी से वीर को देखकर कहती है, क्या हनीमून? लेकिन मुझे ये बात पता नहीं है, आपने ये कब प्लान किया? बीवी, अगर पता नहीं है तो अब मैंने बता दिया है न। और ये प्लान मैंने तुम्हें देखकर अभी बना दिया है, क्योंकि मेरा अब बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ हनीमून मनाने का। वीर ने निधि को गले में होठों को फेरते हुए कहा, जिससे निधि वीर से घबराकर इतना ही कहती है, लेकिन तभी वीर ने उसके सीने को देखकर अपने हाथों से उसकी कमर को कसते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं बीवी, हनीमून मनाने हम जाएंगे और जब तक मन करेगा फुल एंजॉय करेंगे। क्या पता तब तक मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बना दूं। वही ये सुनकर निधि को बहुत शर्म आ जाती है और वो जल्दी से वीर को अपने आप से दूर करके जाने लगती है, जिसका साड़ी का पल्लू वीर खींच लेता है, जिससे निधि का पल्लू उसके सीने से हटकर गिर जाता है कि वो हैरानी से वीर को देखती है, जिसने उसकी साड़ी का पल्लू अपने हाथ की मुट्ठी में भर कर रखा हुआ था, जिससे निधि अपने पल्लू को वीर से छुटाने के लिए कहती है, मुझे जाना है, प्लीज छोड़ दीजिए न। वही वीर निधि की तरफ बढ़ते हुए उसकी साड़ी का पल्लू हाथ में लेते हुए उसके सीने को भरी नजरों से देखकर कहता है, अभी तो मैंने अच्छे से पकड़ा, कहाँ है जो मैं तुम छोड़ने के लिए बोल रही हो। वही निधि वीर की आंखों को देखकर समझ जाती है कि वीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिससे निधि जल्दी से वीर के हाथ से अपने पल्लू को खींचकर अपने पल्लू को अपने सीने में डालकर वीर को देखकर हंसते हुए कहती है, बेशर्म आदमी, कहकर अब दरवाजा खोलकर चली जाती है। ए फ्लैट आगे खुराना मैंशन में रात के समय डाइनिंग एरिया में सुल्तान, बानी और आरव एक साथ बैठे हुए डिनर कर रहे थे और वही बानी का ध्यान खाने में नहीं था। वो अब भी चिराग की कही हुई बात को लेकर कुछ सोच रही थी। वही सुल्तान जो आराम से खाना खा रहा था, तभी उसकी नज़र आरव पर जाती है जो आराम से खाना खा रहा था, जिसे देखकर वो बानी को देखता है जो प्लेट पर स्पून को नचा रही है। तभी सुल्तान बानी को देखकर बोलता है, बहना क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या खाना अच्छा नहीं बना है? रुको तो अभी उसकी अच्छे से क्लास लेता हूँ जिसने खाना बनाया है। वही सुल्तान की बात सुनकर आरव का ध्यान बानी पर जाता है जो कुछ कहती, तभी सुल्तान गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, केविन। केविन भागता हुआ सुल्तान के सामने आता है। हाँ सुल्तान, केविन ने सुल्तान से कहा, जो सुल्तान का आदमी है, लेकिन सुल्तान ने उसे खुराना मैंशन में शेफ बना दिया था और आजकल केविन खाना बना रहा था, क्योंकि केविन खाना बनाना अच्छे से जानता था। सुल्तान ने अपने हर आदमी को कुछ न करके आरव के घर में फिट क्या पूरा सर्वेंट बनाकर एडजस्ट कर दिया था, ताकि घर को प्रोटेक्ट करते हुए घर का काम भी आराम से हो जाया। वही इस बात से आरव को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि सुल्तान उसके घर में जबरदस्ती घुसकर उसके घर में अपना जमावड़ा बना रहा था। आरव ने बस अपने आप को बानी की वजह से रोका हुआ था, क्योंकि बानी ने उससे रिक्वेस्ट करी थी, वरना आरव चाहता था एक पल में सुल्तान को और उसकी पलटन को अपने घर से बाहर कर देता। सुल्तान ने गुस्से में केविन से कहा, क्या खाना बनाया है तुमने? देखो मेरी बहना भूखी रह गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, खाना बहुत अच्छा बना है, आप जाओ, बानी ने सुल्तान से कहा और केविन को वहां से जाने के लिए कहा। तो फिर खाना खाओ न बहना, तुम कितनी पतली हो गई हो, लगता है ये जीजा तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं देता है। सुल्तान ने आरव को अच्छे से टोंट मारकर बानी से बोला। वही आरव बानी को देखकर बोलता है, अगर ये ने फिर से मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। बॉस, आप उन्हें नहीं बोल सकते हो, बानी ने दांत पीसते में कहा। तुम भी स्टूपिड हो और मेरे घर को तुमने और तुम्हारे पागल भाई ने पागल खाना बना दिया है, आरव ने चिढ़ते हुए कहा और वहां से उठकर चला जाता है। जिसके बाद बानी आरव को पीछे से गुस्से में कहती है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पागल कहने की?
लेकिन वही आरव ये जो सुन चुका था फिर भी बानी को कुछ न कहकर रूम में चला जाता है, जिसे देखकर बानी गुस्से में आरव के पीछे जाने लगती है। तो वही सुल्तान जो अब तक उन दोनों को देखकर चुप था, तभी वो बानी को रोककर फिक्र के साथ बोला, बहना पहले कुछ खाना तो खा लो, जीजा को बाद में देख लेना। सुल्तान की बात सुनकर बानी अपने प्लेट पकड़कर ले जाते हुए बोली, बड़े भैया मैं खाना खा लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बॉस को देख कर आती हूँ, आखिर वो हमें पागल कैसे बोल सकते हैं। कहकर बानी रूम में चली जाती है, जिसके बाद सुल्तान खुश होते हुए बोला, अब जीजा को अच्छे से पता चल गया उसने हम दोनों को पागल क्यों कहा। बहना बहुत गुस्से में लग रही है, लगता है शायद गुस्से में लड़ाई कर दे और मेरी बहना जीजा को छोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहना को लेकर अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, जहां मेरी बहना और मैं रहेंगे, और मैं अपने लिए अपनी पसंद का जीजा ढूंढकर बहना की शादी करवा दूंगा। हाँ नहीं तो, सुल्तान ने मकसद के साथ कहा। वही बानी सच में बहुत गुस्से में रूम आ रही थी, लेकिन जैसे ही रूम में पहुंची तो हैरान हो गई, क्योंकि वो आरव को देखती है जो लैपटॉप के सामने बैठकर अंडरस्कोप बड़ी ई फोन लड़की से कुछ बहुत सीरियस बात कर रहा था, और वही फोन लड़की आरव को देखकर स्माइल करते हुए बात कर रही थी। वही अब आरव को अंडरस्कोप बड़ी ही लड़की के साथ बात करते हुए फिर से बानी के दिमाग में चिराग की कही बात याद आ जाती है कि उसे अंडरस्कोप बड़ी ही भी लड़की से आरव को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो उसमें भी इंटरेस्टेड हो सकता है, जो बानी कभी नहीं चाहती थी। वही ये देखकर बानी का गुस्सा गायब हो जाता है और अब वो आरव के लिए अलर्ट मोड में आ जाती है, इसलिए खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर लैपटॉप के सामने सीधा आरव की गोद में बैठकर आरव की शर्ट के बटन को खोलकर मुस्कुराने लगी, जिससे आरव हैरान हो गया था। लेकिन तभी वो बानी को अपनी आंखों को छोटी छोटी करते हुए घूर कर देखने लगा। वही बानी आरव की नज़र को महसूस करके जबरदस्ती स्माइल करते हुए देखने लगी और साथ ही एक नज़र लैपटॉप पर भी देखती है, जहां वो लड़की कंफ्यूज्ड होकर उन दोनों को देख रही थी, जिसे देखकर बानी उसे गुस्से में देखकर आरव के नेक पर तारांकन लेती है, जिससे आरव जल्दी से लैपटॉप को बंद करके बानी को डांट कर बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रही हो, दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं बात कर रहा था, तुम क्या कर रही थी ये सब। वही ये सुनकर बानी आरव को देखकर चुप हो जाती है और उसकी गोद में से उठकर जाने लगती है, जिससे आरव उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे गुस्से में कहता है, पहली मेरी बात का जवाब दो समझी, क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम, क्या सच में पागल हो गई हो अपने उस पागल भाई के साथ रहकर। मैं पागल नहीं हूँ, बानी ने गुस्से में कहा, क्योंकि अब बानी को फिर से गुस्सा आ गया था, क्योंकि आरव ने फिर से उसे पागल कहा, जिससे आरव उसे गुस्से में चीर कर कहता है, राइट तुम पागल कहाँ हो, क्योंकि तुम तो महा पागल हो, जो हरकत तुमने आज करी है उससे ये बात साबित हो चुकी है, आप मुझे पागल कैसे बोल सकते हैं। बानी ने आरव से अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जिससे आरव बानी की कोशिश करते हुए अब डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अब क्यों मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो, अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए मरी जा रही थी। वही ये सुनकर बानी को अपने आप को छुटाने के लिए अपने हाथ पैर मार रही है, वो आरव को घबरा कर देखने लगी। देखिए वो तो मैं बस ऐसे ही, मैं वो सब नहीं। आगे बानी आरव को अपनी बात पूरी बोल पाती, तभी आरव उसके शोल्डर पर बाइट कर देता है, जिससे बानी दर्द से चीख पड़ी और वही आरव मुस्कुराने लगा। तभी बानी आरव से छूटकर बेड पर बैठ जाती है और डरते हुए खुद से मन में कहती है, ये आदमी बहुत ज्यादा जहरीला सांप है, मुझे डसकर नहीं अपने दांतों से काटकर अपना जहर छोड़ देता है। वही अब आरव बानी को देखकर वही सोफे पे बैठकर उसे घूरते हुए कहता है, तुम आ रही हो मेरे पास या मैं आ जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। बानी ने बेड पर लेटकर चादर को तानकर आरव को अब चीर कर कहा।
जिससे आरव हंसता है, लेकिन तभी रूम की लाइट ऑफ करके बेड पे बानी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लेता है और प्यार से बानी के बालों को अपने हाथ से सहलाने लगा। वही बानी भी मुस्करा कर आरव को हग करके सोने लगती है। आरव और बानी, जो सच में अब एक दूसरे की जान बन चुके थे, दोनों को एक दूसरे के साथ पहले की तरह लड़ाई करते थे। वही आरव बानी को जो बस डांटता रहता था, जिससे कभी बानी को गुस्सा आता था तो कभी डर लगता था, पर आरव जैसा भी उसके साथ रहता था बानी को वैसा ही पसंद था। बानी की हरकत आज भी आरव को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, लेकिन आरव को फिर भी बानी को झेलना पड़ता था, चाहे उसे गुस्सा खुद पर भी क्यों न आए। अब आगे। अगली शाम वीर निधि को लेकर शिमला आ गया था अपना हनीमून मनाने के लिए, वही एक बहुत बड़े लग्जरी होटल के 5 स्टार रूम में। निधि शॉल और खिड़की पर खड़ी शिमला की ठंड में होती हुई बर्फबारी को देख खुश हो रही थी, क्योंकि उसने पहली बार स्नोफॉल होते हुए देखा था, जिससे निधि खड़े हुए एंजॉय कर रही थी। अभी शाम थी, जिस वजह से पहाड़ों में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। स्नोफॉल होने से आसपास स्नो जम रही थी और ऊंचे पहाड़ बर्फ में ढके हुए बहुत ज्यादा सुंदर और लुभावने लग रहे थे। निधि इसी खूबसूरती के खोए हुए नज़ारे में खोई हुई थी कि तभी वीर पीछे नहीं आकर उसे बेखक करते हुए प्यार से गिरती हुई स्नोफॉल को देखकर बोला, खूबसूरत है न? हाँ, बहुत ज्यादा। आपको पता है, मैं पहली बार स्नोफॉल देख रही हूँ। सच में मुझे जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खूबसूरत नज़ारा है, निधि ने खुश होते हुए कहा। अच्छा, पर मुझे तो अपनी वाइफ से ज्यादा कोई और खूबसूरत नहीं लगता है, वीर ने निधि से कहा, जिससे निधि शर्मा जाती है। तभी वीर निधि को पकड़कर अपनी तरफ पलटकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे ने लगा, जिससे निधि भी उसका साथ दे रही थी कि तभी एकदम से उनके दरवाजे से की डोर बेल बजी, जिससे निधि एकदम से वीर से होकर दूर खड़ी हो जाती है, जिससे वीर निधि की तरफ बढ़ रहा है था कि तभी फिर से उनके दरवाजे पर को डोर बेल बजी, जिससे निधि हंसते हुए बोली, पहले जाकर दरवाजा खोलिए, तब से मैं वॉशरूम जा रही हूँ। कहकर निधि वॉशरूम में चली जाती है। वही दूसरी तरफ बानी आरव के फोन को पकड़कर उसके साथ रोने का ड्रामा करके बोली, आपने कहा था कि आपको मेरे अलावा कोई लड़की पसंद नहीं है, फिर ये सफ़ेद चुड़ैल क्यों आपको फ़ोन करती है? क्या मैं आपको सफ़ेद चुड़ैल से काली लगती हूँ, जो आप सफ़ेद चुड़ैल से दिल दिल बोलकर बात करते हैं? मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे अलावा उस सफ़ेद चुड़ैल से प्यार हो गया है। वही ये सुनकर आरव बानी के हाथ से अपना फ़ोन छीनकर बानी को देखकर दांत पीसते हुए कहता है, कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, क्या बोल रही हो? तुम कुछ भी ओवरथिंकिंग कर लेती हो। अच्छा, अब आपको मिर्ची लग रही है क्योंकि मैंने आपको पकड़ लिया। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिए। मैं और लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आपका अत्याचार सहूंगी। मैं बानी हूँ और मैंने खुद अपने कानों से सुना है वो सफ़ेद चुड़ैल को कल से आपको दिल दिल बोल रही है, बानी ने गुस्से में कहा, जिससे आरव गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारी उस सफ़ेद चुड़ैल का नाम एली है और वो मेरी न्यू क्लाइंट है और वो मुझे से दिल नहीं डील बोल रही थी, क्योंकि वो इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, इसलिए तुम्हारे इन कानों को डील की जगह दिल सुनाई दिया है। स्टूपिड गर्ल, मुझ पर एलिगेशन लगाना बंद करो क्योंकि मैं इनोसेंट हूँ। वही ये सुनकर बानी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है और मन में खुश हो गई थी कि आरव अभी भी उसका है, इसलिए चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी आरव को देखकर कहती है, तो इसमें गलती आपकी है न? लैपटॉप में कल से वीडियो कॉल पर उससे बात कर रहे हैं और फ़ोन पर भी। ये बात आपको मुझे पहले बता देनी चाहिए थी न कि वो आपके लिए काम कर रही है, तो गलती आपकी है। ये कह बानी आपने आप को सही साबित करके रूम से निकल जाती है, जिसके बाद आरव चीर कर खुद कहता है, ये कभी भी अपनी गलती क्यों नहीं मानती है, स्टूपिड कहीं की। वही दूसरी तरफ
एक लड़की जिसने आंखों में बड़े बड़े गोगल और मिनी स्कर्ट की ड्रेस पहनी हुई थी, वो अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी कि तभी एकदम से उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है, जिसमें से एक लड़का मास्क पहने हुए उस लड़की के पास आकर उसे हक कर लेता है। कुछ समझ पाती या कोई रिएक्ट कर पाती तभी वो लड़की बेहोश होकर उस लड़के के ऊपर ही हो जाती है, जिससे वो लड़का बड़े आराम से उसे अपनी गोद में उठाकर कार के अंदर डालकर ले जाता है। तभी कुछ देर बाद वो लड़की जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है और देखती है कि उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए हैं। तभी वो अपने आप को झटकने की कोशिश करती है ताकि कुर्सी से बंधी है रस्सी खुल जाए, लेकिन तभी उसकी नज़र अब सामने कोने पर रखे हुए टेबल पर बैठे हुए दर्श पर जाती है, जो उसे देखकर सेब बड़े आराम से खा रहा था। दर्श आरव का खास आदमी है, जिसे आरव अपना कोई भी काम देता रहता था, चाहे तो छोटा हो या बड़ा, या फिर अंडरस्को बड़ी ई को किडनैप करना हो, या फिर अंडरस्को बड़ी ई को डरना और धमकी देना, या फिर अंडरस्को बड़ी ई जान लेना हो। दर्श वैसे देखने में स्मार्ट और हैंडसम था और हॉट भी लगता था, लेकिन वो एक गैंगस्टर था जिसके अंदर सारी बुरी आदत भरी हुई थी। दर्श आरव के कहने पर उस लड़की को लेकर आया था, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं वीर की गर्लफ्रेंड एना थी, जो कॉलेज टाइम में वीर की गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, जिसे वीर ने बस ऐसे ही प्रोपोज कर दिया था। वीर को एना से कोई प्यार नहीं था, लेकिन एना वीर के प्रोपोज करने से उसे पसंद करने लगी थी। एना थोड़ी बिगड़ी हुई और जिद्दी लड़की थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। वीर एना की जिद था, क्योंकि वीर ने बाद में जैसे ही उसके साथ ब्रेकअप किया था तो एना उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर वो उसके साथ ब्रेकअप करेगा तो एना कर लेगी, जिससे वीर डर गया था और न चाहते हुए भी वीर को एना के साथ रिलेशनशिप रहना पड़ा। लेकिन तभी वीर अपने कॉलेज के बाद बिजनेस को हैंडल करने के लिए इंडिया आ गया था, क्योंकि वीर अपनी स्टडी फॉरेन से कर रहा था। इसलिए वीर और एना का रिलेशनशिप दूर डिस्टेंस वाला हो गया था, जिससे वीर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसे एना से आज़ादी मिल गई थी और वो अब एना को इग्नोर करता था, क्योंकि जब भी एना उसे कॉल या कोई मैसेज करती थी तो वीर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, जिससे एना इंडिया आ गई थी, जिसे आरव के कहने पर दर्श अपनी मर्जी से उसे अपने घर लेकर आया था। वही एना दर्श को देखकर चिल्लाकर कहती है, यू हाउ डेयर यू, कौन हो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, छोड़ो मुझे। वही दर्श पूरा सेब खाकर टेबल पर से नीचे उतरकर एना को देखकर उसके ऊपर झुककर कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, स्वीट हॉट। वही ये सुनकर एना हैरानी से उसे देखती है, लेकिन तभी फिर से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर दर्श हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल तुम्हें आराम से समझा दूंगा। वही दूसरी तरफ शिमला में वीर शर्टलेस होकर बेड पे कब से निधि का रूम में बेसब्री से वेट कर रहा था, जो पता नहीं क्यों वॉशरूम में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही थी। और वही वीर बार बार दरवाजे को देखकर अपना स्टेमिना बढ़ा रहा था, कभी पुशअप लगाकर तो कभी कुछ एक्सरसाइज करते हुए। वीर तभी खुद से कहता है, आज पूरी ताकत बचाकर रखनी है, मैं निधि को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, जितना हो सके पूरा एक्टिव रहूंगा, आज हमारी नाइट फर्स्ट नाइट से भी ज़्यादा स्पेशल है। तभी उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर जाती है, जो खुल ही रहा था, जिसे देखकर वीर कुछ बोल रहा था कि तभी उसकी नज़र निधि पर गई, जिसे देखकर उसका मुंह खुला ही रह गया था, क्योंकि निधि CH-113U आई विल किल यू, उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर जाती है, जो खुल ही रहा था, जिसे देखकर वीर कुछ बोल रहा था कि तभी उसकी नज़र निधि पर गई, जिसे देखकर उसका मुंह खुला ही रह गया था, क्योंकि निधि। अब आगे वीर कुछ बोल रहा था कि तभी उसकी नज़र निधि पर गई, जिसे देखकर उसका मुंह खुला ही रह गया था, क्योंकि निधि ने रेड कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी, जिसकी स्लीव बहुत ज़्यादा पतली थी और लेंथ घुटने से ऊपर थी।
हाथों में चूड़ियां और मांग पे सिंदूर था। खुले बाल में निधि इस पतली सी रेड नाइटी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर वीर तो हक्का बक्का रह जाता है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था सच में निधि उसके सामने ऐसे खड़ी हुई है, लेकिन वही निधि वीर की नज़रों को सह नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। निधि ये इस नाइटी को पहनने पर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने ये सिर्फ वीर के लिए पहनी थी। निधि धीरे से चलकर नजर झुकाकर वीर के पास आकर खड़ी हुई जाती है और उसे कुछ बोल पाती तभी वीर उसे पकड़कर अनडिस्को करने लगता है, जिससे निधि हैरान थी जाती है क्योंकि वीर पागलों की तरह उस पर टूट रहा था। तभी निधि वीर को अपने आप से दूर करते हुए अपनी भारी सांस के साथ कहती है, आपको हर वक्त जल्दी क्यों रहती है? मैं यहीं पर हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ। प्लीज आप थोड़ा आराम से। निधि इससे आगे कुछ बोल पाती तभी फिर से वीर उसके होठों को अपने होठ से ने लगा, जिस उसे अनडिस्को करते हुए बेड पे आ जाता है। वही अब निधि भी वीर के साथ अनडिस्को करने में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीर बहुत फास्ट कर रहा था, जिससे निधि की कोशिश अनडिस्को बड़ी ही काम की नहीं थी, उल्टा उसके हालत खराब हो रही थी, बार उसकी सांस फूल रही थी। तभी वीर निधि के होठ को छोड़ देता है और निधि वीर को कुछ कहती तभी वीर अपने दोनों हाथों से निधि की नाइटी को फाड़ दो उसके दो पीस करके निधि से अलग करके नीचे फर्श पर फेंक देता है, जिससे निधि हैरानी से सर घुमाकर फर्श पर अपनी फटी हुई नाइटी को देखती है जो उसने आज पहली बार मुश्किल से पहनी थी। वही वीर निधि के ऊपर झुककर निधि के और कपड़े भी निकाल देता है और निधि के सीने को अपने हाथों में सहलाते हुए उसे देखकर बोलता है, ओह बीबी, तुम जानती नहीं हो, आज तो तुमने मेरा स्टैमिना सच दुगना कर दिया है। आज तो मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। कहते हुए वीर उसके सीने को भी अपने होठों से छू लेता है, जिससे निधि की आहें भरी आवाज निकालना शुरू हो गई थी। वही निधि के साथ कुछ देर छेड़खानी के बाद वीर निधि के अंदर समा जाता है और उसकी सियाकियों को अपने मुंह में भर लेता है। अगली सुबह बानी आरव के लिए आज खुद कपड़े निकाल रही थी। दोनों इस वक्त बाथरूम पहने हुए क्लोजेट रूम में वार्डरोब के सामने खड़े हुए थे, जहां बानी वार्डरोब के अंदर घुसी हुई थी तो वही आरव अपने गीले बालों को पोंछते हुए बानी को देख रहा था जो उसकी बाथरूम में क्या कर रही थी। तभी बानी उसके पास आकर उसे ग्रीन कलर का 3 पीस सूट निकालकर आरव को देते हुए कहती है, आप इस हरे रंग के कपड़े पहनकर बहुत अच्छे लगेंगे। आई कार्सी, आई हेट ग्रीन, मुझे ग्रीन कलर बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम मुझे ये पहनने के लिए बोल रही हो, आरव ने बानी से कहा। वही बानी आरव के ऊपर उस ग्रीन कलर के सूट को रख कर कहती है, क्या खराबी है, कितना अच्छा तो लग रहा है आप में। मुझे तुम्हारी तरह कार्टून बनने का कोई शौक नहीं है, ऐसा करो इसे तुम खुद ही पहन लो। कह रहे आरव वार्डरोब में से अपने लिए अनडिस्को बड़ी ही दूसरे कलर के कपड़े निकाल कर चला जाता है, जिसे देखकर बानी आरव को देखकर मुंह बनाकर कहती है, खुद ही पहन लो, स्मर्क हम खडूस। लेकिन ये कह बानी उस सूट को ध्यान से देखकर मुस्करा देती है और बोलती है, मैं उसे पहन सकती हूँ। कुछ देर बाद आरव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था और अभी बानी का वेट कर रहा था, जो अभी तक रेडी होकर नीचे हॉल पर नहीं आई थी, जिससे से आरव खुद ही अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसकी नज़र बानी पर जाती है, जिसने सच में उसका ग्रीन 3 सूट पहना हुआ था, जिसमें बानी बहुत अच्छी लगी हुई थी। बानी ने आरव के सूट की फिटिंग खुद ही जैसे तैसे कर ली थी, जिसमें बानी खुले बाल में ग्रीन कलर के 3 सूट पहनकर एक बिजनेस वुमन लग रही थी। बानी को देखकर आरव के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वही बानी एटीट्यूड में चलकर आरव को एक लुक देकर बड़े एटीट्यूड स्टाइल में अपनी आंखों में आरव के पॉकेट से उसके शेड्स निकालकर खुद पहनकर उसके सामने से जाने लगती है, जिसका हाथ पकड़कर आरव उसे फिर भी अपने सामने खड़ा कर देता है और वही बानी आरव को देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है जो उसे घूर रहा था, जिससे बानी जल्दी से कहती है,
मैं आपका सूट खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे सच में ये बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे पहनने के साथ इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करी। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं अभी जा ऐसे चेंज करके आती हूँ और कोशिश कर दूंगी कि ये पहले जैसा हो जाए। इतना कहकर बानी गोगल को अपनी आंखों से निकालकर आरव के सामने अपना सर झुका लेती है, जिससे आरव अपना हाथ उसकी चिन पर रखकर उसका चेहरा उठाकर ऊपर कर देता है और बानी की नम आंखों को देखता है जो बस कभी भी रोने वाली थी। आरव बहुत प्यार से बानी की दोनों आंखों को प्यार से एक एक करके तारांकन कर कहता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो रो क्यों रही हो? क्या आप गुस्सा नहीं हो? बानी ने आरव से पूछा। क्यों, तुम चाह रही थी कि मुझे तुम पर गुस्सा आए? आरव ने उससे सवाल कर दिया। बानी आरव की बात सुनकर नमे सर हिलाकर कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब रोना मत मेरे सामने, समझी? आरव ने बानी को हक करते हुए कहा, जिससे बानी आरव को सीन से लगकर कहती है, पर आप खुद ही तो मुझे रुलाते हैं। मैं कहाँ अपने आप रोती हूँ? क्या कहा तुमने? आरव ने उसे अपने से दूर किया और उसकी बात सुनकर पूछा, जिससे बानी दांत दिखाकर बोली, कुछ नहीं, चलो चलते हैं, लेकिन आज कार में ड्राइव करूंगी। ओके, वैसे भी मुझे मेरी बीवी से ज्यादा मुझे मेरी कार ड्राइवर ज्यादा पसंद है। आरव ने उसके आगे चलते हुए कहा। मतलब क्या है आपका? बानी ने उसके पीछे से कंफ्यूज्ड होकर बोला। तभी कुछ देर बाद आरव पीछे बैठा हुआ था तो वही बानी आराम से कार ड्राइव कर रही थी। बानी फ्रंट मिरर आरव को देखकर मुस्कुरा रही थी और वही आरव अब उसे देखकर एकदम से अपनी एक आइज ब्लिंक कर देता है, जिससे बानी एकदम से कार में ब्रेक लगा देती है, जिससे आरव खुद को संभाल नहीं पाया और आगे बैठी हुई बानी की सीट के पीछे उसका सर बच गया, जिससे आरव अपने सर को सहलाकर गुस्से में बानी से कहता है, क्या कर रही हो तुम? ये आपकी गलती है। क्या कर रहे थे आप? आपको शर्म नहीं आती है? मुझे आंख मारकर बानी ने पीछे मुड़कर आरव को देखकर कहा, जो उसे देखकर चीर से कहता है, तुम मेरी ही वाइफ हो तो बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, पर अभी मन कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं क्योंकि तुम सच में पागल हो। अब घूरना बंद करो और कार ड्राइव करो। आरव ने अपने सर को सहलाकर कहा क्योंकि बहुत जोर से लगा था बेचारे को। वही बानी आरव की बात सुनकर मुंह बनाकर गुस्से में आगे सही से बैठकर कार ड्राइव करने लगी। वही दूसरी तरफ एना की आंखें एक बार फिर से खुलती हैं तो फिर से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस बार वो उस रूम में थी, लेकिन कुर्सी से बंधी हुई नहीं बल्कि बेड पर दर्श की बाहों में थी, जो उसे अपनी बाहों में भर कर सोया हुआ था। जिसे देखकर एना दर्श से दूर होने लगी, जिससे दर्श की नींद खुल जाती है और वो एना का गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा उसे छोड़ देता है और अंगड़ाई लेते हुए उसे कहता है, गुड मॉर्निंग। हाउ डेयर यू टच मी? एना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जिससे दर्श उसे घूर कर देखता है, लेकिन तभी डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, नो प्रॉब्लम, बट आई विल फुलफिल योर विश सून बिकॉज आई एम योर फ्यूचर हस्बैंड। अपनी बकवास बंद करो समझे, और ये बताओ कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं तुम्हें जानती। अब आगे शिमला में निधि फ्रेश होकर वॉशरूम से जैसे ही बाहर आती है तभी उसकी नज़र वीर पर जाती है जो अभी तक सोया हुआ था, जिसे देखकर निधि हल्का सा मुस्कुरा देती है। निधि ने इस वक्त सिंपल सा हाफ स्लीव पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था, जिसकी बेक बहुत ज़्यादा डीप थी और दुपट्टे न पहनने की वजह से निधि के हल्के हल्के क्लीवेज उभरे हुए शो हो रहे थे, जिस बात से निधि बेखबर थी। निधि बिना दुपट्टे के मिरर के सामने झटकते हुए अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा रही थी, क्योंकि निधि अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती थी क्योंकि इससे बाल ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं।
वही निधि के गीले बालों की कुछ बूंदें सोए हुए वीर में चुभ जाती हैं, जिससे वीर नींद से उठ जाता है और जैसे ही अपनी आंखें खोल कर देखता है और उसके सामने उसकी बीबी अंडस्को बड़ी ही अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वीर धड़कते हुए दिल के साथ निधि के हल्के से दिख रहे क्लीवेज को देखता है जो उसे मिरर में साफ नजर आ रहे थे, और पीछे से निधि की बेक जो काफी डीप थी। वही निधि अपने ध्यान से अपने बालों को सुखा रही थी। तभी पीछे से वीर उसे पकड़कर निधि की खुली पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा, जिससे निधि डर जाती है और उसके हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर जाता है। निधि मिरर में सामने अपने अक्ष के पीछे वीर के अक्ष को देखती है जो उसके शोल्डर पर अंडस्को कर रहा था, जिसे देखकर निधि मिरर में ही वीर के अक्ष को देखकर अब शर्मा कर कहती है, सर आप सुबह सुबह। आगे निधि कुछ बोल पाती तभी वीर पीछे नहीं उसके सीने पर अपने हाथ रख देता है और उसे धीरे से सहलाते हुए मिरर के अक्ष को देखकर मुस्करा कर बोला, बीवी तुम सच में सॉफ्ट सॉफ्ट हो, मन कर रहा है तुम्हें पूरा खा जाऊं। वही निधि वीर को देख अब उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन तभी वीर उसके एक उभार को जकड़ लेता है जिससे निधि की सिसकी निकल जाती है। और वही वीर निधि को सिसकी लेते हुए उसके चेहरे को देखता है जो काफी मदहोशी भरा हुआ था, जिससे वीर निधि के सीने के साथ ऐसे ही प्यार भरी छेड़खानी करते हुए निधि के कान पर होले होले अंडस्को करते हुए कहता है, बीवी हम हनीमून पर आए तो हमें एक दूसरे से 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल दूर नहीं होना है और नहीं अकेले कुछ करना है, तो तुम मेरे बिना बेड से अलग होकर अकेले कैसे नहा कर आ गई? अब तुमने ये गलती करी है तो अब पैनिशमेंट मिलेगी। वही ये सुनकर निधि कुछ समझ पाती तभी वीर उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वही दूसरी तरफ मुंबई में आरव अपने ऑफिस आ चुका था और अपना काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में बिना बुलाए मेहमान की तरह सुल्तान अंदर आता है और आरव के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर आरव उसे घूर कर दांत पीसते हुए कहता है, ये तुम्हारे बाप का ऑफिस बिल्कुल भी नहीं है जो तुम मुंह उठाकर आ जाते हो। वही सुल्तान मुंह बनाकर कहता है, मुझे अच्छे से पता है ये मेरे बाप का ऑफिस नहीं है बल्कि मेरे बहना के खड़ूस हस्बैंड और मेरे दुश्मन जीजा का है, इसलिए अपने मुंह के साथ अपनी गन को लोड लेकर आया हूँ। मुझे फालतू की धमकी देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बस मुझे तुम पर गुस्सा आता है तो निकल जाओ यहाँ से। आरव ने उसे घूर कर कहा, मैं यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से आया हूँ तो अपनी मर्जी से जाऊँगा, हाँ नहीं है तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो। सुल्तान ने छोटे बच्चे की माँ अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर मुंह बनाकर कहा, अपने ड्रामे बंद करो समझे, और बोलो यहाँ पर क्यों आए हो? आरव ने उसे देखकर कहा। वही अब सुल्तान उसकी बात पर बोला, कल मेरा बर्थडे है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए केक कट करूं जो तुम मुझे बता रहे हो? आरव ने खुन्नस से कहा, जी जा तुमने बहना का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और मैं चाहता हूं कि तुम बहना की तरह मेरे लिए बहना जैसा बर्थडे सेलिब्रेट करो और गिफ्ट में मुझे कोई अच्छा और बड़ा सा कोई गिफ्ट देना जिससे मुझे लगे कि तुम सच में मेरी बहना के हस्बैंड हो, सुल्तान ने कहा। जिसे सुनकर आरव उसे देखता है और उसे देखकर बोलता है, तुम सच में 50% पागल हो या फिर पागल होने की कोशिश करते हो, क्योंकि अभी अभी तुमने जो बकवास करी है न उसका कोई मतलब नहीं है, तो अभी के अभी निकलो यहाँ से। मेरे घर में कम था जो तुम मेरा मूड खराब करने के लिए मेरे ऑफिस आ गए हो। तुम्हारे अंदर सच में न तो कोई इंसानियत और न ही अपने प्यारे साले के लिए कोई प्यार। खड़ूस तभी तुम पसंद नहीं हो। यहाँ मैं हम दोनों के रिश्ते को अच्छा बनाना चाहता हूँ और तुम खड़ूस आदमी तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। नाराजगी से सुल्तान ने आरव से कहा और वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ चिराग बानी को अभी भी आरव के ऊपर नजर रखने के लिए बोल रहा था, जिससे बानी उसकी बात मान रही थी, इसलिए दोनों एक साथ बैठे हुए थे जिसे कब से सांझ देख रहा था। पता नहीं पर सांझ को बानी और चिराग का ऐसे साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था।
शायद इस वजह से क्योंकि सांझ अब भी बानी को पसंद करता था, ये जानते हुए भी कि बानी पहले से आरव की हो चुकी है। पर कहते हैं न, जिससे हम खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम पहली बार ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, जिसके लिए हमारा दिल उसे देखकर हर वक्त धड़कता रहता है और दिल को सुकून मिलता है। सांझ का सुकून भी बानी ही थी, जो बस उसकी नहीं थी, जिसे वो अब पा भी नहीं सकता था। लेकिन अपने अलावा अंडस को बड़ी ई और के साथ देखना भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि बानी पहले दोस्त समझकर ही उससे बात तो करती थी, लेकिन जब से चिराग आया था तो बानी आजकल सांझ को छोड़कर चिराग के साथ ही ज्यादा बात करती थी, जिससे उसे चिराग पर गुस्सा आ रहा था। पर सांझ को क्या पता कि चिराग और बानी में क्या बात चल रही है। सांझ गुस्से में चलकर उन दोनों के पास आता है और सांझ चिराग से कहता है, चिराग, तुम्हें पता नहीं है कि तुम ऐसे शूटिंग के ब्रेक के बीच में ज्यादा बानी के साथ नहीं बैठ सकते हैं, इससे तुम दोनों के बारे में कोई गलत सोच सकता है। बानी अभी इस इंडस्ट्री में नई है, उसे अंडस को बड़ी ई भी कंट्रोवर्सी की हेडलाइन नहीं बनना है। वही चिराग और बानी का ऐसे गुस्से में बात करना समझ में नहीं आ रहा था, जिससे बानी सांझ से बोली, सांझ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम ये बात आराम से भी तो बोल सकते हो ना, खमखा गुस्सा कर रहे हो तुम, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। वही बानी की बात सुनकर अब जाकर सांझ को फील होता है कि वो अपनी फीलिंग को काबू नहीं कर पाया और चिराग पर गुस्सा हो गया, जो उसका नेचर कभी भी नहीं था। तभी सांझ अपने आप को शांत करता है और फिर थोड़ा नॉर्मल होते हुए सांझ से बोला, सॉरी अगर मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही रुड बात कर ली, लेकिन बस मुझे बानी के साथ चिंता है। बानी ने अभी तो अपना करियर शुरू किया है और ऐसे में कोई उसे तुम्हारे साथ देखकर कुछ गलत सोचेगा तो ये खबर मीडिया तक पहुंच जाएगी, और फिर तुम जानते हो, वो मीडिया वाले मूवी के प्रोमोशनल से पहले या फिर प्रीमियर पर ही बानी के बारे में बातें करने लग जाएंगे। बानी को मैं बस उसके काम से रिलेट ही लॉन्च करना चाहता हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि बानी के बारे में कोई गलत सोचे, तो तुम्हें बानी से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वही अब सांझ ने बानी के करियर के बारे में चिराग से कहा, जो उसे समझते हुए कहता है, डोंट वरी, बट मैं आगे से ख्याल रखूंगा। और फिर बानी को देखकर बोलता है, सांझ बिल्कुल सही बोल रहा है बानी, मैं नहीं चाहता हूं कि अभी तुम्हारे करियर शुरू होने से पहले ही तुम परेशानी में आओ। वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही कंट्रोवर्सी में आराम से बाहर निकल जाता हूं। वही ये सुनकर बानी कुछ नहीं कहती है, बस हाँ में सर पर देती है। तभी डायरेक्टर उन तीनों के पास आकर उन्हें फिर से शॉट लेने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ दिव्या जी को शनाया से पता चला था कि वीर निधि को लेकर शिमला गया हुआ है, क्योंकि शनाया वीर के पीछे शिमला पहुंची हुई थी और जिस होटल में वीर और निधि रुके हुए थे, उसी सेम होटल में शनाया भी मौजूद थी, और वहीं से ये सब कुछ दिव्या जी को बताकर उनके मन में निधि के लिए कड़वाहट भर रही थी, जिससे दिव्या जी के मन में कड़वाहट भरने के लिए शनाया कामयाब नहीं हो भी गई थी। इसलिए फोन कट करके डेविल स्माइल करते हुए बोली, बस ऐसे ही मुझे आंटी के मन में जितना हो सके उतना उस निधि के बारे में जहर घोलना होगा, ताकि वो उस निधि को वीर की लाइफ से बाहर कर दे, जिससे वीर मुझे मिल जाएगा। लेकिन कब तुम्हें तुम्हारा वीर मिलेगा? शनाया की बात पर एक लड़का ने उसे देखकर कहा, जो बेड पे उसके साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा था, क्योंकि शनाया यहाँ पर अकेली नहीं आई थी बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी और अभी उसी के साथ कुछ देर पहले उसी की बाहों में थी। तभी शनाया अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर उसे देखकर मुस्करा कर कहती है, बहुत जल्द बेबी, क्योंकि दिव्या आंटी क्या कर सकती है ये बात मुझे अच्छे से पता है। देखना, दिव्या आंटी उस निधि को वीर से दूर करके मेरी शादी उससे करवा देंगी, जिससे मुझे मेरा वीर मिल जाएगा और मैं फिर रोज वीर की बाहों में होंगी। वही ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, और मेरा क्या? जिससे शनाया उसके लिप्ट कर उसके सीने पर अंडरस्कोर करते हुए बोली, फिक्र मत करो,
तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली। जब भी तुम्हारा मन करेगा मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। वही ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड इविल स्माइल के साथ उसे पकड़कर अपने नीचे करके उस पर टूट पड़ता है। अब आगे वही वीर निधि को लेकर शिमला के फेमस डेस्टिनेशन रिज के पास लेकर आया हुआ है। ठंड बहुत थी, आसपास बर्फ जमी हुई थी, जिससे पूरा रिज बर्फ से और भी खूबसूरत लग रहा था। वीर और निधि दोनों ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। निधि बहुत ज्यादा क्यूट लग रही क्योंकि उसने लॉन्ग कोट के साथ जो सर टोपी पहनी हुई थी, जिससे उसका गोरा चेहरा ठंड में लाल हो गया था। निधि और वीर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिज में घूम रहे थे और साथ ही दोनों एक साथ खुश होते हुए अपनी बहुत सी फोटो खींच रहे थे। तभी निधि की नज़र रिज पर बनी हुई आइसक्रीम शॉप पर जाती है, जिसे वो वीर को आइसक्रीम खाने के लिए कहती है, जिसे देखकर वीर निधि को इतनी ठंड में आइसक्रीम खाने के लिए मना कर देता है। लेकिन निधि वीर से जिद करने लगी और गुस्सा भी कि वो उसे आइसक्रीम खाने दे, जिससे थक हार कर वीर निधि को आइसक्रीम उसके हाथ में थमा कर फिक्र के साथ कहता है, बीवी बस थोड़ी सी खाओ, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोल्ड हो या फीवर। आप प्लीज़ मुझे चैन से आइसक्रीम खाने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी आपको पता नहीं है ठंड में आइसक्रीम खाने का कितना ज़्यादा मज़ा आता है, निधि से वीर से कहा और फिर आराम से खड़े होकर आइसक्रीम खाने को खाने लगती है। वही वीर जो को बस हैरानी से देखता है, जो कितने आराम से इतने ठंड में ठंडी आइसक्रीम को खा रही थी। तभी कुछ देर बाद रिज के सामने वीर निधि के साथ शिमला के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर पूरे हिमाचली के पहाड़ी लिबाज में फ़ोटो क्लिक करने लगे, जो सच में बहुत खूबसूरत फ़ोटो आई थी, जिसे देखकर वीर और निधि खुश हो रहे थे। ऐसे ही अब वीर निधि के साथ एडवांस स्टडी, जो कि एक लाइब्रेरी थी, और उसके बाद जाखू टेम्पल पर घूमकर खूब एंजॉय कर रहे थे, जिन्हें देखकर कहीं शनाया, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी और कब से उनके पीछे आकर उन्हें स्टॉक कर रही थी। निधि को वीर के साथ खुश देख शनाया के तन बदन में आग लग रही थी, लेकिन बस उसने अपने गुस्से को काबू किया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वीर को खबर भी हो कि शनाया भी शिमला में है। रात के समय मुंबई में खुराना मैंशन में आरव वॉशरूम से बाहर निकलकर रूम में जैसे ही आता है, तभी वो बानी को देखती है, जो फ़ोन को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी जैसे ही आरव को देखकर मुंह बना लेती है, तभी आरव उसे कहता है, अब क्या हुआ, मुझे देखकर ऐसे अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रही हो, थोड़ी सी तो मुश्किल ठीक है उसे खराब करने लगी हुई हो, स्टूपिड गर्ल। आपको पता है आप कितने अनरोमांटिक हस्बैंड है। सच में मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप कैसे हैं, और ये जानते हुए भी मैंने अपनी मत को खराब करके आपसे शादी करी है। मेरी तो ज़िंदगी खराब कर दी आपने। बानी ने अब रोनी की एक्टिंग करते हुए अपना माथा पिटना शुरू कर दिया, जिसकी बात और हरकत को देखकर आरव चीर से कहता है, अपने ड्रामे बंद करो समझी, और क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा मैं बकवास कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है न, अभी हमारी नई शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझे आज तक कहीं घुमाने तो छोड़ो, एक डेट पर भी लेकर नहीं गए। आपके साथ शादी करके मैंने गलती कर दी है, बानी ने मुंह बनाकर कहा, जिससे आरव उसे घूर कर देखकर बोलता है, ओह तो अब तुम्हें मुझे से शादी करके रिग्रेट फील हो रहा है, तो फिर करो, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो, क्योंकि जितना तुमने मेरा दिमाग खराब किया है उसके लिए तुम्हें रिग्रेट होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बानी ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। ये बात तुम्हें मुझे हर बार बोल चुकी हो, तो कुछ नया सोचो, आरव ने उसे इग्नोर करके बेड पे लेट कर कहा, जिससे वही बेड पे बैठी हुई बानी आरव के पेट के ऊपर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी भर कर आरव के सीने में जोर जोर से मारते हुए सच में रोने लगी, जिसे देखकर आरव बानी के हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर गिराकर उसे प्यार से हग करते हुए कहता है,
इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें मुझ पर? निधि को वीर जी अपने साथ शिमला में हनीमून बनाने लेकर गए हुए हैं और आपने तो अभी तक कुछ सोचा भी नहीं है कि हम हमारे हनीमून पर कहाँ जाएंगे। मुझे भी जाना है हनीमून मनाने। बानी ने आरव के सीने पर अपना सर रखा हुआ था और वैसे ही नाराज होकर कहा। बानी जो कुछ देर पहले अपने फोन पर निधि और वीर की फोटो को देख रही थी जो उन्होंने शिमला में घूमकर एंजॉय करते हुए ली थी, और उन्हीं फोटो को निधि ने बानी को फोन भेजा हुआ था जिसमें दोनों कितना एंजॉय कर रहे थे, और ये देखकर बानी को आरव पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों उसे हनीमून मनाने के लिए लेकर उस बारे में अभी तक कुछ सोचा तक नहीं है। आरव गहरी सांस लेता है क्योंकि समझ गया था कि बानी अब अंडरस्को बात पर गुस्सा और नाराज और ड्रामा कर रही थी, जिससे आरव बानी से शरारत के साथ कहता है, अच्छा एक बताओ, हनीमून पर जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो काम हनीमून पर करते हैं वो हम अपने रूम आराम से कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। छी, इतने गंदे और कंजूस है आप। बानी ने आरव से दूर जाने की कोशिश करते हुए कहा, जिससे आरव बानी को पकड़कर एकदम से नीचे करके उसके हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर दबाकर बोलता है, शार्प रैबिट अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने बिल्कुल सच कहा है। वही ये सुनकर बानी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके शर्मा कर कहती है, हटिए मेरे ऊपर से, मुझे नींद आ रही है। वही आरव बानी की नाक पर हल्की सी बाइट करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहती हो? लेकिन उससे पहले हमें उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि हनीमून पर हमारा एंजॉयमेंट बिल्कुल भी खराब न हो। तो फिर शुरू करें। वही ये सुनकर बानी आरव को देखकर नमे सर हिलाकर मना कर रही थी कि तभी आरव रूम की लाइट ऑफ कर देता है और बानी के होठों को अपने होठ सेने लगा, जिससे कुछ देर बाद पूरे रूम में बानी की सिसकी की आवाज गूंज रही थी। वही दूसरी तरफ दर्श का घर। दर्श जो कुछ देर के लिए अपने घर से बाहर गया हुआ था, वो जैसे ही अपने एक कमरे वाले छोटे से घर में आता है तो उसकी नज़र रूम में बेड पे बैठी थी एना पर पड़ती है, जो अपने सामने वीर और निधि की फोटो को देख रही थी, जिसमें वीर निधि को मांग में सिंदूर भर रहा था तो किसी में फेरे, मतलब जब वीर ने निधि के साथ जबरदस्ती शादी करी थी, उसकी साड़ी की फोटो अभी निधि के सामने थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो गई थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर उसे छोड़ दिया, अंडरस्को बड़ी ई और लड़की से शादी कैसे कर सकता है। लेकिन फोटो पर साफ था कि वीर ने अंडरस्को बड़ी ई और लड़की से शादी कर ली है, जिसे देखकर वो काफी हट हो गई थी। उसे रोना आ रहा था, जिस वजह से उसकी दोनों आंखों में आंसू की धार बहने लगी। वही एना को रोते हुए देखकर दर्श घर के दरवाजे को बंद करके उसे लॉक कर देता है, और अभी जो बो उसके लिए खाने के लिए कुछ खाना लेकर आया था वो एना को देते हुए कहता है, उसने मजे से अंडरस्को बड़ी ई और से शादी कर ली है न, तो तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए, सो चिल करो और खाना खाओ। एना एकदम से उसकी बात सुनकर दर्श के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है, जिससे दर्श हैरान हो गया था। अब आगे वही थप्पड़ खाने के बाद दर्श उसे गुस्से में कुछ कहता कि बाद एना उसके सीने पर अपना चेहरा रखकर जोर जोर से रोने लगती है, जिससे दर्श फिर से हैरान हो जाता है। वही एना वीर की शादी के बारे में जानकर सच में हट हुई थी, क्योंकि वो वीर को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एना वीर से रोते हुए कहती है, उसने मुझे छोड़कर अंडरस्को बड़ी ई और से शादी कैसे कर ली? उसे पता नहीं था क्या मैं उसका वेट कर रही थी? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो भूल गया क्या मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ? उसने अंडरस्को बड़ी ई और से शादी कर ली। क्यों? आखिर क्यों करी उसने शादी? एना बिलखते हुए रोने लगी। तभी दर्श अपने हाथ को उठाकर उसकी पीठ पर रख देता है और उसे चुप करवाते हुए कहता है, अब रोना बंद करो, जो हो गया है वो हो चुका है न। रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर रोने से तुम्हें वो मिल जाता तो अब तक तो वो तुम्हें मिल जाता न।
तो ऐसे अपने आंसू को वेस्ट मत करो। तो और वैसे ही क्या हुआ, उस वीर ने अंडस को बड़ी ही और से शादी कर ली। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं कर लूंगा तुमसे शादी, तभी तो तुम्हें लेकर आया हूं। दर्श की बात सुन एना उसे से दूर होकर गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो अपनी, तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हो। पता नहीं कौन हो तुम और क्यों मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हो। दर्श अब एना की बात से इरिटेट होते हुए बोला, कितनी बार तो बता चुका हूँ तुम्हें अपने बारे में, तुम बार बार एक सवाल करके थकती नहीं हो। लेकिन मैं थक गया हूँ समझी। तो अब तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उस वीर मित्तल को भूल जाओ, क्योंकि वो तो अब तुम्हारा होने सा रहा। अब तुम्हारी लाइफ दर्श है समझी, दर्श जो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। और ये ही सच है जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और नहीं मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो अब चुपचाप रोना धोना बंद करो, कहकर दर्श अपनी पॉकेट से अपनी गन निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए एना को डरा कर कहता है, वरना तुम हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद करके सीधा ऊपर को टिकट काट दूंगा। अब चुपचाप खाना खाओ। वही एना दर्श के हाथ में गन देखकर डर जाती है और डर से बेड पे रखे हुए खाने को चुपचाप खाने लगती है, जिससे दर्श के चेहरे पर डेविल सी मुस्कान आ जाती है और वो गन को अपने माथे पर रब करते हुए खुद से मन में बोलता है, ये तो बड़ी जल्दी शरीफ बन गई। मुझे लगा था इस बिगड़ी हुई लड़की को सुधारने में मुझे बड़ी मेहनत करने लगेगी, लेकिन ये तो मेरी गन को देखकर ही सुधर गई। चलो अच्छा है। वही दूसरी तरफ शिमला में होटल्स में निधि को वीर को देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि ठंड में आइसक्रीम निधि ने खुद खाई थी, लेकिन कोल्ड बेचारे वीर को हो चुका था, जिससे वीर बार बार चीख रहा था, जिससे आज वो निधि के साथ रोमांस नहीं कर सकता था। इसलिए अभी ब्लैंकेट को पूरा सर तक ओढ़ कर बेड पे बैठा हुआ था, जहां निधि हंसते हुए उसके सामने एक गर्म पानी का छोटा सा बाउल रखकर उसे कहती है, थोड़ी देर के लिए भाप ले लीजिए सर, आपकी सर्दी थोड़ी ठीक हो जाएगी। वही ये सुनकर वीर निधि को देखकर मुंह बना लेता है और फिर कंबल को पूरा कवर करके भाव लेने लगता है, जिससे निधि हंसते हुए मन में चैन की सांस लेती हुई कहती है, अच्छा हुआ सर को कोल्ड हो गया था, वरना आज रात भी मुझे छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। अगली सुबह मुंबई में बानी आज शूटिंग में नहीं गई थी। आज उसने पूरा दिन ब्रेक लिया था, इसलिए अभी भी वो आरव की शर्ट पहनकर बेड पे आराम से सो रही थी। आरव अपने कोट को सही करते हुए मिरर में बानी को देखता है, जो बेड पे बेसुध सी होकर घोड़े बेचकर आराम से सोई हुई है, और वो भी उसकी वजह से, क्योंकि आरव ने रानी को रात भर परेशान किया था, जिससे बानी अभी अपनी नींद पूरी कर रही थी। आरव बानी के चेहरे को देखता है, जिसके बिखरे हुए बाल चेहरे पर थोड़े बिखरे हुए हैं और वो पूरे बेड पे बब्बे ढंगी होकर सो रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि वो बेड पे गोल गोल होते हुए उल्टी सो चुकी है, जिसे देखकर आरव बानी के पास जाकर उसे पकड़कर अच्छे से सीधा सुला देता है और वही बेड पे बैठकर बानी के चेहरे को देखता है और साथ ही उसकी नज़र बानी के नेक पर चली जाती है, जहां पर कल रात की वजह से लव बाइट था, जिसे वो चुप आरव के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो बानी के ऊपर झुककर प्यार से उसके होठों को सोई हुई बानी को सॉफ्ट अंडस को कर लेता है, जिससे बानी नींद में परेशान होते हुए कहती है, बॉस अब अंडस को मत करो, मुझे सोना है। ये कहकर आरव के सामने पीठ फेर कर करवट ले लेती है, जिससे आरव बानी को ब्लैंकेट से कवर करके बानी को प्यार से देखकर चला जाता है और नीचे आकर सुल्तान को देखता है, जो उसे देखकर मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, जिससे आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सीधा घर से बाहर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद चाली सुल्तान के पास आकर बोलता है, सुल्तान आपका जीजा को अगर आप कहो तो ठोक देते हैं, वैसे भी आपको जीजा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या बोलते हैं, आज का हैप्पी बर्थडे है तो गिफ्ट में जीजा जी का ही चैप्टर क्लोज कर देते हैं। वही ये सुनकर सुल्तान सोचने लगा, लेकिन तभी सोचते हुए मना करते हुए चाली से बोलता है, नहीं चाली, मुझे जीजा को मरना नहीं है बल्कि हारना है।
मेरा जीजा और कोई नहीं है, आरव खुराना है जिसे मारने से ज्यादा मुझे परेशान और हराने में मजा आएगा। वही ये सुनकर चाली कुछ नहीं कहता है। वही दूसरी तरफ शनाया जो अपने रूम में थी और कुछ सोच रही है, तभी उसका बॉयफ्रेंड जो रूम से पहले बाहर हुआ था वो रूम में आकर शनाया को देखकर बोलता हूँ, तुम्हारा वीर अभी तक रूम से बाहर नहीं निकला है और मैंने पता किया है रिसेप्शन में जाकर कि आज उसका कोई प्लान नहीं कर होटल से बाहर जाने का। मतलब साफ है बेबी कि आज वो दोनों रूम में रहने वाले हैं। वही ये सुनकर शनाया गुस्से में और जलन से बोलती है, इस वीर को पता नहीं क्या दिखता है उस निधि में जो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। वही ये सुनकर शनाया का बॉयफ्रेंड उसे पीछे से अपनी बाहों में भर कर बोलता है, वैसे एक बात कहूँ, वो निधि है बहुत ज़्यादा हॉट और खूबसूरत। अगर वो मुझे मिली होती थी तो मैं भी रोज उसे रूम में रखकर उसके साथ आगे कुछ बोल पाता। तभी शनाया गुस्से में उसे दूर करते हुए बोली, तो तुम भी उस निधि के पास जाओ, मेरे साथ क्या कर रहे हो? पता नहीं उस निधि में क्या है जो अब तुम भी उसके दीवाने हो रहे हो। यार बेबी तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम भी न। छोड़ो उस निधि को, वैसे भी वो वीर के साथ अपने रूम में है और हम अपने रूम में तो कुछ फन करते हैं, देखो मेरी हालत क्या हो गई है। वही निधि ये सुनकर उसे देखती है और तभी मुंह बनाकर कहती है, मुझे लगता है ये मेरी वजह से नहीं उस निधि की वजह से हो रही है, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये कहकर शनाया जा रही थी कि जिसे उसका बॉयफ्रेंड पकड़कर बेड पे गुस्से में पटक कर गुस्से में कहता है, साली बहुत बोल रही है, मैंने कहा ना मुझे तेरी जरूरत है और तू नखरे दिखा रही है, चल जल्दी से अपने कपड़े उतार। कहकर उसका बॉयफ्रेंड अपने कपड़े उतार कर शनाया के ऊपर आकर उसे दबोच लेता है और उसे थोड़ा टॉर्चर करके उसे मैं समा कर मुस्करा कर शनाया को देखता है जो कि उसे कर स्माइल कर रही थी। वही दूसरी तरफ यहाँ वीर रूम में निधि से मुंह फूला कर बैठा हुआ था, जिससे निधि परेशान होकर कहती है, मुझे तो समझ में नहीं है कि आपके दिमाग में वो सब क्यों चला रहता है। चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद आपको अपनी मेडिसिन लेनी है ताकि आपका कोल्ड ठीक हो जाए। वही ये सुनकर वीर निधि से छोटे बच्चे की माँ कहता है, मैं तुमसे नाराज हूँ तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। वही ये सुनकर निधि वीर को घूर कर देख कर कहती है, आपको पता है ना मुझे ये जिद बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज़ आप समझ क्यों नहीं सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अब आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुमने अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं करी तो तुम्हें पूरा दिन कुछ नहीं खाने वाला, वीर ने नाराज होते हुए कहा। जिसे सुनकर निधि थोड़ी परेशान हो जाती और फिर धीरे से कहती है, मैं रेडी हूँ लेकिन पहले आप ब्रेकफास्ट करिए। वही ये सुनकर वीर की आंखें चमक जाती है और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर निधि का हाथ पकड़ कर लेता है। वही ये निधि घबरा कर सर हाँ में हिला देती है, जिसके कुछ देर बाद वीर अपने बैठी हुई निधि की कमर को पकड़कर उसे ऊपर नीचे कर रहा था, तो वही निधि आंखें बंद करके सिसकियां ले रही थी, जिसके कुछ देर बाद वीर थक कर वीर की चेस्ट पर सर रख कर देती है और वही वीर निधि के बालों को सहलाकर मुस्करा कर कहता है, थैंक यू बीवी। वही दूसरी तरफ मुंबई में शाम के समय आरव फोन पर बात करते हुए कार से उतरकर खुराना मैंशन में दाखिल हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंशन के अंदर आता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि आज उसका हाई क्लास घर सच में अंडस को बड़ी ही पागलखाने से कम नहीं लग रहा था, जहां पर बानी ने अजीब से पुराने जमाने का कोई कॉस्ट्यूम के साथ अपने सर पर लाल कलर के छोटे और घुंघराले बाल की विग पहनी हुई है और माइक स्टैंड पर सुल्तान के साथ गाना गा रही थी, जिसने अपने बालों में बानी जैसी पिंक कलर की विग पहनी हुई थी और गाना गाते हुए डांस कर रहे थे। और वही सुल्तान की पलटन उनके गाने पर शराब की बोतल को सर पर रखकर डांस कर रहे थे। मतलब उनके माहौल के हिसाब से अभी पार्टी हो रही थी।
जिसे ये सब कुछ देखकर आरव फोन तो पहले ही काट चुका था, वो जोर से चिल्ला कर बोलता है, व्हाट्स द हेल दिस? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आरव की तेज आवाज सुनकर बानी और सुल्तान चुप हो जाते हैं और पूरी पलटन भी शांत हो जाती है। मतलब अभी कुछ देर पहले जहाँ पर शोर मचा हुआ था, आरव को एक आवाज से गहरी शांति हो गई थी, जिससे आरव बानी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, जिसे देखकर सुल्तान बानी के कान में धीरे से कहता है, बहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे बर्थडे के दिन आज इस जीजा ने तुम्हें और मुझे डांटा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आज जल्दी घर कैसे आ गया, क्योंकि जब तुमने इसे फोन किया है तो इसने कहा था कि जीजा आज लेट आने वाला है। ओ बड़े भैया ने चुप रहिए, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा है, बानी ने सुल्तान को धीरे से कहा। तभी आरव बानी के पास खड़ा होकर उसे देखकर बोलता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा था यहाँ पर, और ये क्या तुम जोकर बनकर खड़ी हो, बोलो। वो आज बड़े भैया का हैप्पी बर्थडे है तो हम वही सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन आपने जल्दी से आकर सब कुछ खराब कर दिया। आज तो आप लेट होने वाले, तो जल्दी कैसे आ गए? बानी ने दांत दिखाकर कहा। आरव बानी को घूर कर देखकर बोलता है, इसलिए तुम बार बार मुझे कॉल कर रही थी कि मैं घर कब तक आऊंगा, ताकि तुम और ये तुम्हारा पागल भाई यहाँ पर ये जोकर पार्टी कर सके। और मुझे लग रहा था कि तुम आज मुझे मिस कर रही हो, इसलिए मुझे कॉल कर रही हो, लेकिन मैं गलत था। जी जा, चलो अब तुम आ ही गए हो तो तुम भी हमारे साथ एंजॉय कर सकते हो, पर सॉरी केक कट चुका है लेकिन तुम्हारे लिए बचा नहीं है, हम सभी खा चुके हैं। सुल्तान ने आरव को मुस्करा कर कहा, जिसे सुनकर आरव उसे घूर कर देखकर बानी का हाथ पकड़कर बोलता है, अभी के लिए मुझे मेरा घर पहले जैसा चाहिए समझे, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, कहकर आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर चला जाता है। वही सुल्तान गुस्से से बोला, कभी कभी तो सच में मन करता है कि इस जीजा का गेम सच में बजा दूं, लेकिन फिर बहना, ओह बहना को भी इस खड़ूस जीजा से प्यार करना था, जिसकी मेरे साथ कभी भी नहीं बन सकती है। वही आरव बानी को रूम में लाकर गुस्से में कुछ बोल रहा था कि तभी बानी की आंखें हल्की सी भारी और वो हिचकी ले लेती है, जिसकी हरकत को देखकर आरव को बानी पर डाउट होता है और वो करीब आकर उसके मुंह को स्मेल करते हुए कहता है, तुमने पी रखी है। आज सुल्तान का बर्थडे था, जो बात जैसे ही बानी को पता चली तो बानी ने सुल्तान का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और वो भी अपने अंदाज में, जहाँ पर कोई बाहर का आदमी नहीं था, बस बानी और सुल्तान और उसकी पलटन थी, जो फूल नाच गाना गाकर एंजॉय कर रहे थे और साथ पीकर। सुल्तान ने खुद बानी को ड्रिंक नहीं दी थी, बल्कि बानी ने खुद छुप कर पी थी, जिसका असर बानी पर हो रहा था। आरव की बात सुनकर बानी उसे देखकर दूर होते हुए जल्दी से नम सर हिलाकर मना करते हुए झूठ बोलती है कि उसने पी है, जिससे आरव बानी को देखकर बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही है और तुम झूठ बोल रही हो कि तुमने ड्रिंक नहीं करी थी, शार्प रैबिट, और तुम मेरे सामने शार्प बन रही हो। हाँ। वही अब आरव की बात सुनकर बानी, जिसे हल्का हल्का नशा हो गया, जिस वजह से बानी आरव को हग करते हुए छोटे बच्चे की तरह कहती है, सॉरी पर मैंने थोड़ी सी चुपके से पी ली थी, लेकिन मैं अब दोबारा नहीं पीऊंगी। बॉस अब आस प्लीज इतना बंद करिए न, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप मुझ पर हर वक्त गुस्सा करते रहते हो, कभी प्यार से बात कर किया कीजिए। वही बानी की बात सुन रहा आरव बानी को अपने आप से दूर करके बोला, उसके लिए कभी तुम भी कोई अच्छा काम करो जिससे मैं तुम्हें नहीं डांटूं, समझी? अब चलो सो जाओ, वरना तुम मेरे सर पे तांडव करने वाली हो, और मैं आज बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया हूँ। कहते हुए आरव बानी को बेड पे लिटाकर वॉशरूम से चेंज करने चला जाता है, जिसके लिए बानी, जो सोती नहीं है बल्कि बेड पे बैठकर आरव का वेट करने लगी।
जिसके कुछ देर बाद ही आरव अपने सिंपल कपड़े पहनकर रूम में आ जाता है और बानी को बेड पे बैठ गया अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहता है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, बानी ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा। तो मैं क्या करूं? मुझे परेशान करना बंद करो, तुम समझी? आरव ने बेड पे आकर उसे अपनी बाहों से भर कर कहा, क्योंकि आरव बानी को डांटे या गुस्सा करे या फिर प्यार करे, लेकिन उसे बानी को अपनी बाहों में भर कर ही सोने की आदत थी। बानी आरव की बात सुनकर अपना चेहरा आरव के करीब करके आरव को कहती है, मुझे अंडरस्को करो न, मुझे नींद नहीं आ रही है। वही ये सुनकर आरव बानी को आंख दिखाकर बोलता है, चुपचाप सो जाओ। नहीं, पहले अंडरस्को करो, बानी ने आरव को जिद करते हुए कहा, जिससे आरव बस बानी के माथे को तारांकन लेता है और उसे देखकर बोलता है, अब अपनी ये बटन वाली आंखों को बंद करो और सो जाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे वहाँ नहीं, यहाँ पर अंडरस्को चाहिए, प्लीज मुझे अंडरस्को करिए, बानी ने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज तुम मुझे सच में परेशान कर रही हो शार्प रैबिट, अब सो जाओ, आरव ने उसे सख्त आवाज में कहा, जिसे सुनकर बानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आरव को देखकर कहती है, बॉस गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप अंडरस्को करो न, वरना मैं आपको अंडरस्को कर लूंगी। कोई अंडरस्को नहीं करेगा, चुपचाप सो जाओ। ये कहकर अपनी आंखें बंद कर सोने लगा था कि तभी बानी, जो कब से बस आरव के चॉकलेटी होठों को देखकर अपने होठों पर जीभ फेर रही थी, वो अब चुपचाप आरव के होठों को अपने होठों रख दिया, आरव के होठों को सक करने लगी, जिससे पहले आरव हैरान रह गया था, लेकिन तभी फिर खुद बानी की कमर पर हाथ रखकर उसे अंडरस्को करने लगता है, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ। तभी आरव आंखें बंद करके लेटा हुआ था और वही बानी आरव के ऊपर थी। बानी आरव को दोनों आंखों में, गालों पर और गले में अंडरस्को करते हुए उसके सीने को अंडरस्को करने लगती है, जिससे आरव बेचैनी भरी सांस के साथ बानी को पकड़कर पलटकर अपने नीचे कर देता है और उसके हाथों को दबाकर खुद को बानी में एडजस्ट करके बानी से कहता है, मैंने तुम्हें आराम से सोने के लिए कहा है, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर किया है और बहकाया है, तो सुबह जब अपनी आंखें खोलकर अपनी हालत देखीगी, मुझे ब्लेम मत करना, समझी? ये कहकर आरव बानी में समा जाता है। अब आगे जैसा आरव ने कहा था ठीक वैसा ही बानी अपना हालत को देखते हुए आरव को ब्लेम कर रही थी और नींद से उठकर ही आरव पर गुस्सा कर रही थी, जो सोफे पे बैठकर आराम से कॉफी पी रहा था। बानी ने आरव की वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जो काफी बड़ी और लंबी थी, जिसके लेंथ बानी के घुटने तक आ रही थी, और वही लूज होने के कारण शर्ट बानी के कंधे से सरकी हुई थी। बानी अपने बिखरे हुए खुले बाल के साथ आरव के सामने खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे गुस्से में कहती है, आप सच में जानवर है, क्या किया मेरे साथ? आप हर बार मेरा फायदा कैसे उठा सकते हैं? ड्रिंक अंडरस्को से पूछ कर करी थी तुमने, और क्यों? और रात को तुम ही मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हें अंडरस्को करूं, आरव ने आराम से कॉफी को खत्म करते हुए कहा, जिससे बानी अपने आप को झटकती हुई कहती है, हाँ मैंने ड्रिंक करी थी, लेकिन उसके बाद मैं आपको अंडरस्को करने को क्यों कहूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं, आपने नशे में मेरा फायदा उठा लिया है। अगर तुमने ये बार बार मुझे कहा न कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, तो सच में तुम्हें अपने हाथों से टेरेस से नीचे पटक दूंगा, समझी? खुद तुम रात को उतावली हो रही थी और अब सब कुछ करके मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? बल्कि मैं इनोसेंट और विक्टिम हूँ और तुम क्लिप्रिट। आरव ने बड़े एटीट्यूड के साथ अपने आप को विक्टिम साबित करते हुए बानी से कहा, बॉस आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बानी ने थोड़ा रोते हैं कहा, जिससे आरव बानी को देखकर बोलता है, ओके मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखता हूँ कि तुम कल रात को कितनी वाइल्ड और एग्रेसिव हो रही थी।
वही ये सुनकर बानी कुछ कहती तभी आरव उसके सामने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे अपनी चेस्ट और शोल्डर दिखता है जिस पर बहुत सारे स्क्रैचेस और लव बाइट्स थे, जिसे देखकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव सच बोल रहा है। वही आरव उसे हैरानी में देखकर डेविल स्माइल करता है और फिर बानी की तरफ अपनी पीठ फेर कर अपनी शर्ट को नीचे करके अपनी बेक पर और स्क्रैचेस को दिखा देता है और फिर वापस अपनी शर्ट के पहनकर बटन लगाकर बानी से कहता है, क्या ये प्रूफ काफ़ी है तुम्हारे लिए या फिर कुछ और भी उतार के दिखाऊं? वही ये सुनकर बानी की हालत ऐसी थी कि वो आरव को देखना तक नहीं चाहती थी और न ही कुछ कहने के मुंह से शब्द बाहर निकल रहे थे, इसलिए अपनी भलाई समझकर वहां से जाने की सोचती है जिसे आरव रोक देता कहता है, अब क्या हुआ तुम्हारी ये रट्टू तोते की तरह चलने वाली जुबान को? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारा स्पीकर बंद नहीं हो रहा था ना? वही अब बानी मासूम बनकर बहुत ज्यादा धीरे से आरव को कहती है, सॉरी। वही ये सुनकर आरव अपनी एक आईब्रो को उठाकर उसे देखकर बोलता है, और वो क्यों? वो कल रात मैंने आपको सच में परेशान किया और हट, बस ये कह रहे बानी रोने ही लगी, जिसे आरव देखकर मुस्करा कर बानी के आंसू को साफ कर लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भर उसकी तारे जैसी दोनों आंखों और प्यारे गालों पर बहुत सारे अंडरस्कोर करते हुए बानी से कहता है, शार्प रैबिट तुम्हें सेड फील हो रहा है अब? वही बानी सच में हाँ सर हिला हाँ बोल देती है, जिससे आरव बानी की कमर को पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पे बिठा देता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। वही ये सुनकर अब बानी आरव को हैरानी से देखने लगी और कुछ कहती तभी आरव बानी के नाक पर अंडरस्कोर करते हुए कहता है, शार्प रैबिट तुमने मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं किया है, बल्कि वो तो इस बात का प्रूफ है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, जिस पर मेरा हक है। तो अब अपना मूड ठीक करो और चलो हम हनीमून पर चलते हैं। वही ये सुनकर बानी का मूड एकदम से खुश हो गया और आरव की गोद में उस और लिपट कर बोली, क्या सच में? हम भी निधि और वीर जी की तरह बहुत सारी जगह पर घूमेंगे और सुंदर सुंदर फोटो खींचेंगे। ये कहकर बानी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, जिसे देखकर आरव डेविल स्माइल करते हुए उसकी कमर पर हाथ कसते हुए बोला, और उन दोनों से ज्यादा रोमांस करेंगे और वो भी हर वक्त। वही ये सुनकर बानी शर्मा जाती है, लेकिन तभी एकदम से आरव को देखकर रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, पर मेरी शूटिंग क्या होगा? तुम्हारे लिए हनीमून जरूरी है या शूटिंग? आरव ने उसे देखकर कहा। मतलब क्या है? बानी ने पूछा, जिससे आरव बानी के करीब आते हुए बोला, अगर शूटिंग जरूरी है तो हनीमून कैंसल करते हैं और अगर हनीमून जरूरी है तो शूटिंग कैंसल। सोच लो, फैसला तो तुम्हारा है, क्योंकि हमारे हनीमून के बीच में नहीं और नहीं मेरा काम आ रहा है, बल्कि तुम्हारी मूवी की शूटिंग आ रही है। तुम्हारा जो फैसला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो आपने वो बात करी है कि मेरे सामने गुलाब जामुन है तो दूसरी तरफ गोलगप्पे, बानी ने कहा। गुलाब जामुन का नाम मत लो, मेरा मूड खराब हो जाएगा, आरव ने गुस्से में कहा, क्योंकि जब बानी ने गुलाब जामुन को उसे उस मिट्टी के मटके से खिलाए थे और ऊपर से शॉप को देखकर उसे उल्टी आ गई है। सच तो आरव का गुलाब जामुन के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। आप सभी को वो चैप्टर अच्छे से याद होगा न? आरव को उस समय कैसा फील हुआ था? बेचारा आरव खुराना। बानी सच में उसकी लाइफ को उलट पलट कर देती है। वहीं पर अब बानी आरव की बात सुनकर परेशान होते हुए कहती है, बॉस मुझे आपके साथ घूमने जाना है, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मूवी की शूटिंग भी तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा करियर जुड़ा हुआ है, तो अब मुझे हनीमून को ही कैंसिल करना होगा। वही ये सुनकर आरव बानी को गुस्से में घूर कर देखने लगा, जिससे बानी जाती है और कुछ कहती तभी आरव उसे कहता है, हनीमून कैंसल नहीं होगा क्योंकि हम जा रहे हैं। पर मेरी शूटिंग, बानी ने आरव से कहा,
मैंने उस सांझ से पहले बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। आरव ने चीढ़ कर कहा, क्योंकि उसे सांझ के बारे में बात और उसके नाम से भी चीढ़ होती थी। वही ये सुनकर बानी आरव को घूर कर देख कर कहती है, मतलब अभी तक आप मेरी फिरकी ले रहे थे, अब कितने ज्यादा बुरे हो। थैंक यू, मुझे पता है, लेकिन अब तुम पैकिंग करो, हम 2 घंटे में निकल रहे हैं, आरव ने बानी को कहा, जो अब जल्दी से उसकी गोद से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद, ये सब क्या है, इसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है, बस 1-2 जोड़ी कपड़े रखो, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए होगा तो हम वहां ले लेंगे। आरव ने बानी के 4-5 सूटकेस को देखकर कहा, जिसमें वो अभी बस अपने और कपड़े डाल रही थी। आरव की बात सुनकर बानी बोली, जब मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो मैं कहीं और क्यों लूंगी, और वैसे भी जो पैसे आप कपड़े पर खर्च करेंगे उसे मुझे दे देना, मैं रख लूंगी। तुम सच में बहुत लालची हो। आरव ने उसे देखकर उसका सिर्फ एक बैग अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर कहा और उसे घिसाड़ते हुए रूम से बाहर लेकर जाने लगा, जिसे देखकर बानी पीछे मुड़कर अपने आधे सूटकेस को देखकर चिल्ला रही थी कि उसकी पैकिंग अभी नहीं हुई है। वही नीचे हॉल पर आकर आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा था कि तभी सामने देखता है कि सुल्तान अपने सूटकेस के साथ खड़ा उन्हीं का वेट कर रहा था, जिसके पीछे चाली भी अपने सूटकेस के साथ खड़ा हुआ था। जिसे देखकर आरव सुल्तान से कहता है, अच्छा किया तुमने कि तुम मेरे घर से जा रहे हो, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को लेकर हनीमून पर जा रहा हूँ। और ये कह आरव अब बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे बानी कुछ कहती कि तभी सुल्तान ने मुस्करा कर पीछे से आरव से कहा, अरे जीजा जी, ये अंडस्को ने कहा कि मैं इस घर से जा रहा हूँ। ये सुनकर आरव उसे देखने लगा, जिससे सुल्तान अपना बैग पकड़कर आरव के साथ खड़ा होकर कहता है, मैं भी आप दोनों के साथ जा रहा हूँ हनीमून पर। वही ये सुनकर बानी अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है, और क्योंकि आरव की पकड़ बानी के हाथ में कस गई थी और वो गुस्से में सुल्तान को घूर रहा था। टू बी कंटिन्यू। कैसा होगा आरव बानी का हनीमून और कहाँ लेकर जा रहा है आरव बानी को अपने साथ हनीमून मनाने? क्या करेगा अब आरव सुल्तान के साथ? क्या सुल्तान जा पाएगा आरव बानी साथ उनके हनीमून पर कबाब में हड्डी बनाकर? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए यस बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ए फ्लैट आगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम हनीमून पर जा रहे हैं, न कि कोई पिकनिक पर जो तुम सबको हमारे साथ उठाकर ले जा रही हो। हमारा हनीमून है तो हम दोनों जाएंगे, और अगर तुम्हारे इस भाई को शौक चढ़ा है हनीमून पर जाने को तो बोले उसे कि अपनी वाइफ के साथ जाए, लेकिन हमारे साथ बीच में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आरव ने बानी को गुस्से में कहता है। तभी बानी सुल्तान ने देखती है, जो बहुत सैड हो गया था, जिसे देखकर बानी आरव को गुस्से में देखकर कहती है, प्रॉब्लम क्या है? अगर बड़े भैया हमारे साथ चल रहे हैं, बेचारे थोड़ा घूम लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारा भाई है, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। ये हमारा हनीमून है तो ये कैसे जा सकता है हमारे साथ? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आरव ने बानी से कहा, जिससे बानी आरव से कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि हमारा हनीमून है, लेकिन अगर बड़े भैया हमारे साथ चलेंगे तो उनके लिए ये ट्रिप हो जाएगा। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज मान जाइए। आपने कहा था मुझे, आप मेरे लिए वो सब करेंगे जो मैं चाहती हूँ। प्लीज बॉस, बड़े भैया को लेकर चलते हैं न। प्लीज प्लीज बॉस प्लीज, कहते हुए बानी आरव की कोट की सी को खींचकर रिक्वेस्ट करने लगी। वही आरव बानी से अपनी सीलिव हटा दिया उसे देखकर बोलता है, उस समय मुझे पता नहीं था, नहीं तुम ऐसी डिमांड करोगी जिसे पूरी करने के लिए मुझे खुद को टॉर्चर करना पड़े। अपने इस पागल भाई से कहना वहां पर हमारे बीच में आने की कोशिश भी न करे। हम दोनों को प्राइवेसी चाहिए।
कहकर आरव बाहर चला जाता है, जिसके बाद सुल्तान बानी को देखकर बोलता हूँ, क्या जीजाजी मुझे लेकर जा रहे हैं तुम दोनों के साथ? वही ये सुनकर बानी हाँ बोल सर हिला देती है। वही दूसरी तरफ शिमला में वीर और निधि शिमला में लोकल मार्केट में घूम रहे थे और अभी एक शॉप के अंदर थे जहां से तरह तरह सुंदर सी गर्म शोले थी जिसे निधि देख रही थी। वही निधि को देखकर वीर शोल निधि के ऊपर उड़ा कर कहता है, तुम पर ये अच्छी लग रही है और तुम्हें अगर ये पसंद है तो हम इसे ले लेते हैं। अरे नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब है कि मुझे ये शॉल अभी लगी लेकिन मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? निधि ने शॉल को अपने ऊपर से हटा कर कहा, जिससे वीर कंफ्यूज्ड होकर उसे देखकर बोलता है, क्यों, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम इसे ले क्यों नहीं सकते हैं? सर हम मुंबई में रहते हैं जहाँ पर यहाँ के मुकाबले इतनी ठंड नहीं होती है कि मुझे शॉल ओढ़ने ज़रूरत पड़े, तो मैं इसे लेकर क्या करूँगी? निधि ने उसे रीजन दिया। बीवी तुम भी न? अरे तो क्या हुआ, हम फिर भी ये शॉल ले रहे हैं, इसे पैक कर दो। वीर ने निधि को बोलकर शॉल को पैक करने के शॉपकीपर से कहा। सर, निधि ने वीर से इतना ही कहा था कि तभी वीर ने उसे देखकर कहा, बीवी ये शॉल मैंने तुम्हारे लिए तब के लिए ली है जब हमारा बेबी तुम्हारी टमी में होगा और मैं पीछे से प्यार से तुम्हें तब ये शॉल ओढ़ा दूंगा और अपने तुम्हारे पेट पर हाथ रख कर अपने बेबी को फील करूंगा। मुझे उस दिन का बहुत इंतजार है और जब वो दिन आएगा तो मैंने सोच लिया है कि मैं क्या क्या करूंगा। वही वीर की सरप्राइजिंग भरी बातें सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो वीर से कहती है, अभी तक तो बेबी के बारे में कुछ पता नहीं है कि कब होगा और आप अभी से कितना कुछ सोच रहे हैं। बीवी मुझे सब कुछ पता है, देखना हमारी क्यूट प्रिंसेस होंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट और खूबसूरत। वही ये सुनकर निधि शर्मा कर वीर से कहती है, सर अब बस करिए, चलिए होटल वापस चलते हैं, मैं थक गई हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। अच्छा सुनो, आज हम फिर से ट्राई करेंगे ताकि हमारी प्रिंसेस जल्द हमारे पास आ जाए। वीर ने निधि से कहा जो शॉल पैक कराकर उसे शॉप से लेकर बाहर आ गया था, तो वही शनाया गुस्से में वही दूर खड़ी निधि को घूर रही थी। तभी शनाया अपने चेहरे को स्कार्फ से पूरा कवर करके उन दोनों के सामने से आने लगती है जो अभी काफी भीड़ में बचकर चल रहे थे। तभी शनाया निधि की साइड से जाकर जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश करते हुए अपनी टांग निधि की टांग पर अड़ाकर आगे बढ़ जाती है और वही निधि जिसने वीर का हाथ पकड़ा हुआ था उसका हाथ भीड़ में छूट जाता है और वही वीर फिर से निधि का हाथ पकड़ रहा था कि तभी निधि नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वीर जल्दी से फिक्र के साथ उसे उठाकर देखकर बोलता है, बीवी तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं ठीक हूँ, निधि ने कहा, जिससे वीर थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि निधि ऐसे कैसे गिर गई थी। तभी वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जिसकी पीठ उसे नजर आ रही थी, जिसे देखकर उसे लग रही था कि वो उसे जानता है, लेकिन वो उसे पहचान गया पा रहा था। पर तब वीर निधि के साथ वापस होटल्स में आ जाता है और पहले निधि को रूम में भेज देता है, जिसके बाद वो अंडस को बड़ी ही नंबर पर कॉल करके बोलता है, देखो दर्श, तुम्हें उसके साथ शादी करनी है तो करो, लेकिन मुझसे उस एना को दूर रखो। कितनी मुश्किल है मुझे मेरी बीबी मिली है और मैं अब उसे बिल्कुल भी नहीं खो सकता हूँ। वीर जो दर्श को फ़ोन निकालकर बिना कुछ सुने तो फ़ोन पर दर्श से बात कर रहा था, इस बात से अनजान की फ़ोन पर दर्श नहीं एना है, जो अब उसकी बात सुनकर कहती है, तो तुम अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहते हो? और मेरा क्या वीर, जिसने तुम्हें खो गया है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह है। वीर एना की आवाज़ सुनकर उसे आराम से पहचान लेता है। तभी उसकी बात सुनकर वो बोला, सॉरी एना, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करता था और ये बात तुम भी अच्छे से जानती थी, तभी तो तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें छोड़ न दूं। देखो, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ जाओ।
तुम ये सब बोलकर मुझसे अपना पीछा छुटा रहे हो वीर। तुमने मुझे हर्ट किया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर अंडस को बड़ी ही और से शादी करने की, और मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी जिसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करी है। उधर से फोन पर एना ने भड़कते हुए कहा, जिसे सुनकर वीर गुस्सा होते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मेरी बीवी से दूर रहना और उसे छूने की कोशिश भी करी न तुमने। मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हें कभी दोस्त समझता था। मेरी बीवी को कुछ पता नहीं है तो उसे बीच में लाने की कोशिश भी मत करना एना। तुम कितने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? तुम्हें बस अपनी वाइफ की परवाह है और मेरी नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ वीर? वो तुम ही थे जिसने पहले हमारी दोस्ती से प्यार की शुरुआत करी थी और आज तुम मुझे भूल गए सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। कहते हुए एना रोने लगती है, जिससे वीर गहरी नींद लेते हुए कहता है, सॉरी एना, पर उस समय मुझे खुद पता नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या फिर मैंने बस तुम्हें प्रोपोज बस ये सोच कर दिया था कि तुम उस समय कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की थी और कुछ भी हो, पर वो प्यार नहीं था। पर मैंने तुम्हें बस अपना दोस्त माना तभी तो जब तुम खुद मेरे करीब आने की कोशिश करती थी तभी तो मैं तुम्हें रोक देता था ताकि तुम समझ जाओ मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओह रियली? तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं थे और वो क्या था जब तुमने मेरे लिए उस लड़के को मारा था जो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? एना ने कहा, जिससे अब वीर इरिटेट होकर बोला, उस समय अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मैं उसे फिर भी मारता। एना आई वॉर्न यू, अब मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे से दूर रहना समझी क्योंकि तुम इतनी ज्यादा जिद्दी लड़की हो जिसे कुछ समझ नहीं सकता है तुम खुद भी नहीं। कहकर वीर कॉल कट कर की फोन पॉकेट में डालकर अपने रूम में चला जाता है। वही दूसरी तरफ एंड कॉल को फोन की स्क्रीन को देखकर एना गुस्से में देखकर फोन फेंकने ही लगी थी जिसके हाथ से दर्श फोन खींचकर अपने हाथ में एक से ले लेता है जो उसके साथ खड़ा उसे वीर से बात करते हुए देख रहा था। अब समझ में आ गया न? तुम्हारा वीर जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था मेरा मतलब कभी भी नहीं था। वो कहीं और बुक हो गया है तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि वो तुम्हें मिलेगा, तो तुम मुझसे शादी कर लो। देखो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ जिससे आगे हमारे देश भी सुंदर और हैंडसम पैदा होंगे। दर्श ने उसे देखकर कहा। एना उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखकर कहती है, लिसन इडियट, मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तो बकवास बंद करो और मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे उस वीर से बदला लेना है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की। अब आगे मसूरी से हिमालय की चोटियों के शानदार नज़ारे और हल्की हल्की ठंड को फील करते हुए बानी अपने हाथों की हथेलियों को रब करते हुए आरव की गोद में बैठकर उसे कहती है, ये जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। आपको कोई और जगह नहीं मिली हमारे हनीमून मनाने के लिए? आरव जो बानी को लेकर मसूरी आया हुआ था और अभी एक विला की बालकनी में एक बहुत बड़े झूले पर बानी को गोद में लेकर बैठा हुआ था तभी बानी की बात सुनकर उसे कहता है, क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? और नहीं तो क्या, ठंड लग रही है तभी तो बोल रही हूँ न, बानी ने मुंह बनाकर कहा। जिसे देखकर आरव उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर घूरते हुए कहता है, कितनी बार कहा है कि अपना चेहरा ऐसा मत बिगड़ा करो। आह छोड़िए मुझे, मेरा चेहरा है मैं कैसा भी बनाऊं। बानी ने आरव का हाथ हटाकर कहा, जिससे आरव बानी को अपनी गोद में उठा लिया रूम के अंदर ले जाता है जो बहुत बड़ा रूम था जहां पर किंग साइज से भी बड़ा बेड बीच में लगा हुआ था जिसके आसपास अंडरस्को इट शाइन वाले कार्टन लगे हुए थे। पूरा रूम सफ़ेद चमकदार टाइल से चमक रहा था जो कि एक मास्टर रूम था। आरव बानी को बेड पे पटक कर उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है जिससे बानी डरते हुए आरव से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें ठंड लग रही है इसलिए तुम्हें हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहकर आरव बानी के होठों को ने लगा।
जिसमें बानी आरव के साथ मदहोशी में झूमने लगी थी कि तभी उनके रूम के बाहर खड़ा हुआ सुल्तान जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, जिससे आरव रुक जाता है और गुस्से में दरवाजे को घूर रहा था। लेकिन तभी फिर से बानी को अंडिस्को करने लगता है। लेकिन तभी बानी आरव को रोकते हुए बोली, बड़े भैया, आई डोंट केयर, मैं उसके लिए हमारा स्पेशल मोमेंट क्यों खराब करूं। कहकर आरव बानी के माथे को तारानकन लेता है। लेकिन तभी बानी कहती है, शायद उन्हें कुछ काम होगा, एक बार देख लेते हैं न। वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तुम उस पर ध्यान मत दो, वो जैसे आया है खुद वापस चला जाएगा। आरव ने बानी के टॉप को उससे अलग करते हुए कहा, जिससे बानी आरव के सामने पलटकर खुद को छुपा आंखें बंद करके कहती है, आप मेरी बात नहीं मान रहा हूँ और तुम अभी मुझे नहीं समझ रही हो। मुझे तुम चाहिए और तुम अपने भाई के लिए मुझ देना से मना कर रही हो। आरव ने अपनी ऊंगली को उसकी पीठ पर धीरे धीरे चलाते हुए कहा, जिससे बानी आंखें जोर से मिच लेती है और तभी आरव के गीले होठ को अपनी पीठ पर महसूस करते हुए पिलो पर अपने हाथ कस लेती है। वही आरव उसकी पीठ पर प्यार से तारानकन कर बानी के कान पर अंडिस्को करते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हें और करीब से देखना है, शार्प रैबिट। वही ये सुनकर बानी कुछ नहीं कहती है, जिससे आरव बानी को पकड़कर उसे घुमाकर अपनी तरफ पलट देता है, जिससे बानी जल्दी से बेड पे पड़ी हुई चादर को अपने सीने तक कवर कर लेती है, जिसे देखकर आरव तड़पकर उसे देखकर बोलता है, कैसे खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगी तो मैं कैसे तुम्हारे करीब आ पाऊंगा। मुझे ये दूरियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर आरव बानी से चादर पूरा हटा देता है, जिससे बानी अपने हाथों को कवर करके कहती है, मुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं, मैं बेशर्म बन जाता हूँ। कहते हुए आरव ने उसके दोनों हाथों पकड़कर उससे हटाकर और बानी के गले में अपना चेहरा डाल देता है। तभी अपने एक हाथ से बानी के सीने को सहलाते हुए बानी के पेट परने लगा, जिससे बानी मदहोशी में आरव के बालों को कसकर पकड़ लेती है। वही रूम के बाहर खड़ा सुल्तान, जो कंटिन्यू दरवाजा पीट चुका था और थक भी गया था और अब दरवाजा न खोलते हुए देखकर दरवाजे पर लात मारकर गुस्से में कहता है, जीजा, अगर तुमने मेरी बहन को परेशान किया न तो मैं सच में तुझे जान से मार दूंगा। कहकर सुल्तान वहां से चला जाता है। वही रूम के अंदर बानी में समाते जा रहा था और उसने सुल्तान को बात को साफ साफ सुन लिया था, जो बानी नहीं सुन पा रही थी क्योंकि बानी आरव को सर्द में फील कर रही थी। वही आरव बानी में पूरा समा कर बानी के होठों को अपने होठों पर पैक कर देता है, जिससे बानी आंसू से भरी आंखों को बंद कर देती है। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा खुद है गवाह तेरे प्यार का, तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे जेहनो दिल पे है छा गया, तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, हंसी तो हंसी और हो जाती है, जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक वो परी हमको तुझ में नजर आती है, तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही यादों में निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, हरदम सदा। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा खुद है गवाह तेरे प्यार का, तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तान, कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़ेहनो दिल पे है छा गया, तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तान। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दिस स्टोरी।